अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज की नई सुबह के नए आगाज़ के साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है, आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम लेके कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। आज का दिन बहुत अहम है, आज की तारीख़ बहुत अहम है, क्योंकि आज की तारीख़ जुड़ी है एक ऐसी शख्सियत की विलादत से जिनकी इस दुनिया में आने के बाद ही ये साबित हो गया था और ये पता चल गया था कि वो लीडर हैं पाकिस्तान के, वो पहले कायद हैं कि जिनकी वजह से हमें पाकिस्तान हासिल हुआ। आज अगर हम ये समझें कि हम एक आज़ाद मुमलिकत में, एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, तो ये हमारे कायद की मरहून मिन्नत है, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि एक ऐसा डिटर्मिनेंट पर्सनैलिटी, एक ऐसी शख्सियत रखने वाली शख्सियत और एक अपने ही अंदर एक ज़बरदस्त किरदार रखने वाली शख्सियत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, जिनका आज जश्न विलादत है, आज 25 दिसंबर। और हर साल 25 दिसंबर हम इतनी ही शान व शौकत और उनको खराज तहसीन पेश करते हुए जो है मनाते हैं। 25 दिसंबर से दो चीज़ें रिलेट करती हैं, ये कायद आज़म डे भी है और साथ क्रिसमस डे भी है। तो तमाम जो दूसरी अक़लियतें हैं उनको क्रिसमस की भी ढेरों ढेर मुबारकबाद कोहिनूर टेलीविज़न के इस प्लेटफॉर्म से, हमारी पूरी टीम की जानिब से। और साथ ही कायद आज़म डे के मौके पे जो स्पेशल हमारा आज का प्रोग्राम है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत पर, कि ज़िंदगी में अगर आपने कुछ बनना है, अपने आप को किसी जगह पर साबित करना है, तो फिर आपको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनैलिटी को पढ़े बगैर ऐसा करना नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि मेरे कायद की पर्सनैलिटी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसने ये साबित किया कि वो कभी दुश्मन के आगे नहीं हारे। उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी पावर और उनकी प्योरिटी और उनकी सिंसेरिटी अपने पाकिस्तान के साथ ऐसी थी कि जब वो तहज्जुद के टाइम अल्लाह के आगे सरबसजदा होकर रोया करते थे तो सिर्फ पाकिस्तान मांगा करते थे। एक ऐसा ख़ित्ता, एक ऐसा मुल्क मांगा करते थे जहाँ हम आज़ाद फ़िज़ा में मुसलमान होने की हैसियत से अपनी इबादत गाहों में आज़ादी के साथ जा सकें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कि हम फ़ील प्राउड एज़ अ पाकिस्तानी कि हम पाकिस्तान की आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। खराज तहसीन पेश करते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनैलिटी को। एक शेर, मैंने कभी शायरी नहीं की, लेकिन एक ही शेर लिखा और वो सिर्फ़ कायद आज़म के लिए लिखा, क्योंकि मेरी हमेशा से फेवरेट पर्सनैलिटी रहे। वो एक शख्स सरापा कमाल जैसा था, वो एक शख्स सरापा कमाल जैसा था, महकते गुलशन में खिलते गुलाब जैसा था। उसकी हस्ती का क्या ज़िक्र करूं तुमसे, वो तो पूरी दुनिया के लिए खुली किताब जैसा था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनैलिटी में बात करेंगे, खराज तहसीन पेश करेंगे आज का प्रोग्राम मेरे कायद के नाम। और इस पे बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बहुत ही मोअज़्ज़ज़ पर्सनैलिटी, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सिविल सर्विसेज को दी, जिन्होंने अपने मामलात, हालात और अपनी ज़िंदगी को जो है वो पाकिस्तान की खिदमत में लगाया, लेकिन इसके साथ साथ तारीख़ का मुताला करते रहे और पूरी दुनिया की तारीख़ से वाक़फ़ियत हासिल की। अपनी ज़िंदगी को सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम के साथ नहीं, बल्कि उन इक़दार और उन साइंसी तौर तरीके और तारीख़ के साथ जो है वो रिलेट करते रहे और समझते रहे दुनिया की उस तारीख़ को और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनैलिटी को, कि जिनको आज हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद असलम शाह साहब, एनालिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं और बहुत खूबसूरत लिखते हैं। जब कलम उठता है तो बड़ी सच्चाई के साथ उठता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का। सर, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आज आप तशरीफ़ लाए अपने मसरूफ़ वक्त में से ये वक्त आपने हमारे नाम किया इस शो के, और ख़ास तौर पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनैलिटी के हवाले से जो अदवार आज खुलेंगे, जो आपकी ज़ुबानी हम जानेंगे, वो हम भी सीखेंगे और हमारे नाजरीन भी जानेंगे। तो आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जैसे यौम पैदाइश है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, और ये भी कहूँगा कि आपने ना सिर्फ कि बहुत खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया है, दैट यू आल्सो स्पीक वेरी वेल। सर, बहुत शुक्रिया। आपने जिस शख्सियत के बारे में मुझे बुलाया है, एक्चुअली मैं तो एक बहुत ही नाचीज़ हूँ, मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ, लेकिन बहरहाल जो कुछ ज़िंदगी में पढ़ा लिखा देखा है, सही, उसकी बुनियाद पर मैं ये कहूँगा। मैं थोड़ा सा पहले, अगर आप इजाज़त दें तो, हिस्ट्री का उनकी पैदाइश से लेकर थोड़ा सा कर लें, ताकि फिर बाद में आते हैं हम लोग। जी बिल्कुल सही। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर
1876 को कराची में पैदा हुए। बिल्कुल सही। और जैसा कि आपको सबको मालूम है कि 11 सितंबर 1948 को इस दुनिया से रहलत फरमा गए। इनके वालिद मोहतरम का नाम था जिना भाई पूंजा जी। और ये बेसिकली खोजा फैमिली से थे, इस्माइलीस। सही। ये इस्माइलीस का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं ताकि लोगों को किसी किस्म का कंफ्यूजन ना हो जी। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ पहुँचते हैं जो करबला में शहीद हो गए थे, तो उनके बाद उनके साहबजादे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके बाद उनके बेटे मोहम्मद बाकर, उसके बाद हज़रत इमाम जाफ़र। तो ये हज़रत इमाम जाफ़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद थोड़ा सा अहले तिश उनमें इनमें स्प्लिट आ गई थी। वो स्प्लिट क्या थी कि उनकी ज़िंदगी के अंदर ही, इमाम जाफ़र की ज़िंदगी के अंदर ही उनके एक बेटे जो इस्माइल थे वो फौत हो गए जी। और दूसरे बेटे मूसा काज़म ज़िंदा थे जी। अब जब इमाम जाफ़र की अपनी वफ़ात हुई तो एक ग्रुप कहता था कि इस्माइल जो है उनके बेटे मोहम्मद को बनना चाहिए और दूसरा कहता था कि मूसा काज़म को बनना चाहिए जी। तो बहरहाल जो लोग कहते थे कि उनकी डेथ के बाद इमाम इस्माइल को बनना चाहिए था, उनको इस्माइली कहते हैं। कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना की फैमिली उस ब्रांच से मुतल्लिक़ थी। अच्छा, ज़बरदस्त, बिल्कुल सही। आपने मदरसातुल इस्लाम जो सिंध का है वहाँ पढ़ा, फिर एक मिशनरी स्कूल था क्रिश्चियन, वहाँ से मैट्रिक किया। उस ज़माने में सिंध जो था यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ बॉम्बे, तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इन्होंने 16 साल की उम्र में मैट्रिक किया। क्योंकि इनके वालिद साहब काफ़ी अच्छे वेल सेट बिजनेसमैन थे, तो एक अंग्रेज़ ने उनको मशवरा दिया कि आप ये बच्चा बहुत ब्राइट है, इनकी बेहतर एजुकेशन के लिए इनको इंग्लैंड भेज दें। सही। तो उनके वालिद साहब ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये वहाँ पर जाकर बिज़नेस की तालीम हासिल करें और नए नए तरीके सीख कर आएँ ताकि हम अपने बिज़नेस को मज़ीद तरक्की दे सकें। बिल्कुल ठीक। तो उस सूरत में जब ये इंग्लैंड गए एट द एज ऑफ 16, लेकिन ये वहाँ पर जाकर इन्होंने सोचा कि नहीं, बिज़नेस इज़ नॉट माई लाइन, तो ये लॉ इन्होंने शुरू कर दिया। सही। और 3 साल लॉ पढ़ने के बाद 1895 में ही वॉज कॉल्ड टू द बार। कॉल टू द बार का मतलब होता है कि उनको लाइसेंस मिल गया कि ही कैन प्रैक्टिस। बिल्कुल ठीक। 1896 में ये कराची वापस आ गए। मीनवाइल इनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो चुका था और जाने से पहले इनकी छोटी उम्र में शादी की गई थी, बीवी भी मर चुकी थी। अच्छा। और साथ इनके वालिद मोहतरम जो थे उनका कारोबार, जो कि पहले ही वाज अ वेरी रिच मैन अपनी लाइन में, बिल्कुल तारीख बताती है, तो वो तकरीबन ये समझे कि उनका बिजनेस ज़ीरो हो गया था। अच्छा। अब इस स्टेप के ऊपर ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ किया। सही। और कुछ ही अरसे में बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर ही बिकेम वन ऑफ द वेरी फ्यू टॉप लॉयर्स। और इनके बड़े बड़े क्रेडिट में बड़े बड़े इनके जाते हैं जो केसेस इन्होंने किए वहाँ पर, ये सारे का सारा, लेकिन वो इतना हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। मकसद तो ये है कि इनके वहाँ प्रैक्टिस करते करते ही फिर इन्होंने पॉलिटिक्स भी शुरू कर दी, ज्वाइन कर लिया। सही सही। 1906 के अंदर इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। 1910 के अंदर इंपीरियल काउंसिल जो थी उसके मेंबर इलेक्ट हो गए। सही। 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि इनकी पर्सनैलिटी कितनी रिमार्केबल थी कि 1916 के अंदर इन्होंने अपना मिशन बनाया कि हिंदुओं और मुसलमानों को, जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सूरत में थे, एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए ताकि हम यूनाइटेड स्टैंड लें और अपने राइट्स के लिए करें, आज़ादी के लिए करें, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के लिए करें, जहाँ जहाँ एक पूरे का पूरा बनाकर। बिल्कुल सही। ये दैट वाज समथिंग वेरी रिमार्केबल इन दोज डेज, समथिंग इनकंसीवेबल आप ये कह सकती हैं। तो उसमें एक फ़ायदा ये हुआ कि जब इन्होंने दोनों को इकट्ठा किया तो ही वॉज देन कॉल्ड द एम्बेसडर ऑफ यूनिटी।
हाँ। और कांग्रेस जो कि अपोज कर रही थी कि मुसलमानों को अलहदा रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, हालांकि गवर्नमेंट ने 1909 में दे दी थी, लेकिन बड़ी उसको टफ अपोजिशन दे रहे थे। सही। तो वो एग्री कर गए मुखालफत अरूज पे थी। आपकी सेपरेट अपोजिशन, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन हम एग्री करते हैं। बिल्कुल सही। नाउ दिस वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। बात चलती रही, 1920s का ज़माना आ गया। 1920s में दो एलिमेंट्स नए आए जी। एक तो महात्मा गांधी जो थे वो पॉलिटिक्स में आ गए, वो साउथ अफ्रीका से वापस आ गए। सही। और दूसरा एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, विच वाज द फॉल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर ऑटोमन्स ने जर्मनी का साथ दिया था, ये सोचते हुए कि जर्मनी की चूंकि बहुत बड़ी लैंड पावर है तो 6 से 7 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारा कुछ ख़त्म कर देंगे, लेकिन एज लक वुड हैव इट वो हार गए। और ये सारे का सारा उस ज़माने में विलियम सेकंड जो थे जर्मनी के रूलर, उनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ था। बहरहाल ऑटोमन एम्पायर पारा पारा हो गई। अब इस सूरत के अंदर चूंकि इंडियन लोग जो थे, मुसलमान जो थे, वो बहुत इमोशनली अटैच थे ऑटोमन्स के साथ। सही। वो उनको मतलब बहुत इमोशनली, तो यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गई कि ये खिलाफत को ख़त्म ना किया जाए बल्कि खिलाफत को इंटैक्ट रखा जाए। ठीक है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना समझते थे कि ये खिलाफत जो है ना, ऑटोमन जो है, वो एक अपनी नेचुरल डेथ मर चुकी है। अब उसके लिए एजिटेशन करना एक इमोशनल आउटब्रेक है, वो कि उसको इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन समथिंग लॉजिकल एंड सॉलिड कंसिडरेशन। ठीक। और दूसरा वो महात्मा गांधी की जो पॉलिसी थी जिसमें वो बजाय इसके यूनाइटेड स्टैंड के वो इसमें हिंदू जहनीत को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उससे भी अलर्जिक थे। तो वो एक तकरीबन पॉलिटिक्स से अलूफ हो गए। सही। और दूसरा उन्होंने देखा कि 1928 के अंदर मिस्टर नेहरू जो कि पहले कहते थे बिल्कुल आपको अलहदा रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, उन्होंने जो 14 पॉइंट्स दिए उसमें उन्होंने इस बात को गोल कर दिया। तो दैट वाज बिल्कुल ही इनके जो था कि भाई अगर फर्ज किया जिस यानी म्यूनिसिपल लेवल के ऊपर इलेक्शन होना है, प्रोविंस के ऊपर होना है, फेडरल लेवल के ऊपर होना है, वो तो मेजॉरिटी में है, वो तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ले जाएंगे, तो मुसलमानों को क्या मिलेगा। सही। अब इस चीज़ के ऊपर कायदे आज़म अपसेट भी थे और वो समझते थे कि ये मुसलमानों का राइट है और इन लोगों ने हमें धोखा दिया है। बिल्कुल। मीनवाइल आपको एवरीबॉडी नोज के अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने सारा वो कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान दिया। तो अब ये चलते चलते ये लंदन में हुई 2 कॉन्फ्रेंसेस, ये 30 से लेकर 32 तक, वहाँ पर फिर ये दोबारा सारे के सारे इशू आए। बहरहाल बात को मुख्तसर करते हुए अब 9 इंडिया एक्ट पास किया ब्रिटिश लेजिस्लेशन ने, जिसके तहत था कि हिंदुस्तान को एक नया पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट दिया जाए। ठीक है, बिल्कुल सही। उसके तहत ये था कि एक फेडरल गवर्नमेंट बनेगी, प्रोविंस होंगे, इस तरह करके सारे का सारा। सही। तो उस ज़माने में चूँकि मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना वाज सेटल्ड इन लंदन, वो लोगों के परसुएड करने के ऊपर वापस आ गए और वापस आकर मुसलमानों को इलेक्शन लड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि वो फ्रस्ट्रेट होकर भी वापस चले गए, वो डिप्रेस हो गए थे कि शायद यहाँ पर अब वो चीज़ नहीं हो सकती। वो नहीं थे, वो ही वाज अभी डिजेक्टेड थे। वो कहते थे ये क्या मतलब है ये लोग कर रहे हैं, कोई धोखा दे देता है, कोई धोखा दे देता है कोई। और इससे भी ज़्यादा बात ये हुई कि अच्छा इसमें एक फर्दर जो मतलब डैमेजिंग चीज़ थी वो ये थी कि हिंदू कहते थे कि हमने सेपरेट नहीं देना। सही। और मुसलमान कहते थे कि ये बंदा जो है ये बहुत बड़ा ओवर नेशनलिस्टिक हुआ है और हिंदू मुसलमानों का इत्तेहाद चाहता है, जो मुमकिन नहीं है। तो ये दोनों साइडों से डिजेक्टेड थे। एनीहाउ 1935 के एक्ट के तहत जब मुसलमान इस बात को समझ रहे थे और ना हिंदू इस बात को, जो वो भी दोनों साइड। ये डॉक्टर साहब जब 1935 एक्ट के तहत 1937 में इलेक्शन हुए तो एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन अराइज हुई। वो ये है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल पॉसिबल एफर्ट्स सारी सीटें हिंदू ले गए, यानी यू कैन से 90-95%। ऐसा ही है। बिल्कुल सन्नाटा छा गया। अब जब वो सारी सीटें ले गए तो उन्होंने सोचा, उनकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी, उन्होंने कहा हमें क्या जरूरत है मुसलमानों को अलहदा इनके बंदे लेने की। बिल्कुल ठीक। और उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया जिसका पौधा आज तनावर होकर आपके पास ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सूरत में है, नरेंद्र मोदी के, कि हर चीज़ यानी वही तराने वही चीज़ें वो बीज बो दिया। सही
सही अब सही इसके ऊपर नाउ इट गोज टू द इट इज अनथिंकेबल एट दिस स्टेज ये डॉक्टर साहिबा कि एक वो इंसान के मुसलमान टोटल इलेक्शन हार चुके हैं, एवरी फोर्स इज अगेंस्ट देम, बंदा जो है वो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, वो इस्माइली फ़िरके से या बाज़ कहते हैं अहद तिशी वाले फ़िरके से हैं, उनकी ज़बान कोई नहीं समझता। उन्होंने 1940 में इस इंडो पाकिस्तान इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुसलमानों को एक फोर्स बनाया। बिल्कुल सही। मैं आपको बिल्कुल सही। बहुत फ्रेंकली बताऊं, मैंने कोशिश करता हूं पढ़ने की, मगर मेरी आज तक ये समझ में नहीं आया कि वो इंसान क्या था। वाह। जिस तरह कहते हैं ना कि अगर इंसान की इंटेग्रिटी हो, मुझे उसके ऊपर इतबार हो, तो लोग जंगल के अंदर भी पगडंडी बना के उसके पास पहुंच जाते हैं। वाह, सही बात। वो इंग्लिश बोलते थे, कहते हैं ना कि 1940 में ये जब ये यहाँ पर मीनारे पाकिस्तान के ऊपर वो सारा जलसा वलसा हो रहा था, करारदाद हुई, तो किसी बंदे ने पूछा कि ये क्या कह रहे हैं। अब मेरे मतलब अनपढ़ छोटे पढ़े लिखे गरीब लोग बैठे हुए नहीं थे, समझ के तो क्या बंदे ने कहते कहा जी कि ये जो भी कह रहा है जो भी कह रहा है सच ये कह रहा है, सही कह रहा है। सही कह रहा है। ये मुझे समझ ना आए, लेकिन ये सही है, ये सही कह रहा है। सही बात। ये थे कायदे आज़म शख्सियत का मोहम्मद पहलू। अली जिन्ना। लेकिन मैं आपको एक और बात को एक्सप्लेन कर दूं, जी जी ये इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट की बहुत बड़ी बदकिस्मती है, बहुत बड़ी बदकिस्मती है, बहुत बड़ी बदकिस्मती है। जी मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना अप टू 1946 हिंदुस्तान को एक रखना चाहते थे, सही। वो पार्टीशन नहीं चाहते थे। सही। इस बात को तो अब उनके खुद लोग मानते हैं। ये जसवंत सिंह इंडियन फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस रहे हैं। उन्होंने किताब लिखी, उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ नेहरू और पटेल की वजह से हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो तो हिंदुस्तान को एक रखना चाहते थे। सही। ही वाज टर्न्ड आउट ऑफ बीजेपी की। तुमने क्यों कहा? उसने कहा मैं कहूँगा क्योंकि ये सच है। ये सच। एनीहाउ ये 1946 आ गया। 1946 आया, उसके बाद ये पार्टीशन का सिलसिला हुआ। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि अब मैं सोचूंगा, आप सोचेंगे, हम सब सोचेंगे, बिल्कुल सही। यार एक बंदा जिसकी कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, सही बात है। वो अंग्रेज बैठे हुए हैं, हिंदू महात्मा मतलब नेहरू पटेल महात्मा गांधी जैसे बंदे बैठे हुए हैं, सियासतदान। और बाकी लोग बैठे हुए हैं, नेगोशिएशंस हो रही हैं, एवरी फोर्स इज अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट द मुस्लिम। उसके बावजूद पाकिस्तान बन गया। जब इसके ऊपर यही तो समझ नहीं आता इसके आज ऊपर तक। जब मैं आपको बताता हूँ, मैं इसके ऊपर जो एनालाइज मेरी एनालिसिस जो है ना वो ये जी, है जी सर कि जी। देखिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थी वो नारे मारने वाले आदमी नहीं थे, वो एक पढ़े लिखे मुहज़्ज़ब इंसान थे। वो डिसेंट पर्सनालिटी बिल्कुल। ये जब नेगोशिएशंस होती थी अंग्रेज़ों की ज़बान में उनके लॉजिक, उनकी फ़िलासफ़ी, आप तो माशाल्लाह खुद साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी ज़बान, उनके लॉजिक, उनकी फ़िलासफ़ी, उनके स्टाइल के अंदर वो जब उनकी बात का जवाब देते थे, 20, 30, 40 लोग बैठे हुए हैं, उनके पास उनकी बात का आगे से कोई जवाब नहीं होता था। जिसको कहते हैं ना कि भरी महफिल के अंदर गंदे हो जाते थे। उन्होंने कहा कि यार ये जो बंदा जो है ना ये हमें ज़ीरो करता है, इसको ट्रंकेटेड किस्म का टूटा फूटा पाकिस्तान दे दो, 6-8 महीने साल के अंदर सब वैसे ही वापस आ जाएंगे, जान छोड़ो। तो ये था जिसकी वजह से बन गया था, क्योंकि 1946 तक मैं ये देखें ये जो पार्टीशन हुई है जिसमें बड़ा कत्ल व गारत हुआ, मैं तो खुद 5 साल का बच्चा था। वी माइग्रेटेड फ्रॉम जालंधर डिस्ट्रिक्ट, हमारा वहाँ गाँव था। सही। मुझे तो आज भी याद है, मैं तो आज भी जब आंखों के सामने देखा हूँ तो लाशों के ढेर मुझे नज़र आते हैं। अब ये देखिए ये क्यों हुआ था, कायदे आज़म की बसीरत को देखिए, उनकी अक्लमंदी, शऊर को देखिए। वो नहीं पार्टीशन चाहते थे क्योंकि उनको पता था कि अगर पार्टीशन होगी तो ये बहुत बड़ी कत्ल गारत होगा। क्योंकि जिस वक्त ये 23 मार्च 1940 को
करारदादे पाकिस्तान के लिए लोग सारे यहाँ पर इकट्ठे थे, जी। तो मास्टर तारा सिंह जो सिखों के लीडर थे, जी। उन्होंने तलवार लटका कर कहा था कि हम मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे और किसी किस्म का पाकिस्तान बनने नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक। उससे लेकर 1947 तक वो बहुत टेंशन का ज़माना गुजरा है, जितना सारा था। सही बात बहुत है। वो तो आपस में अल्फाजों में बयान भी नहीं हो सकता सर, बयान भी नहीं हो हकीकत तो सकता, बयान हो बहुत सकती। टेंशन का बिल्कुल सही ज़माना बात। था। बिल्कुल सही। लेकिन देखिए हुआ क्या, जी। यहाँ पर एक ऐसी चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ जो मेरा ख्याल है कि हमारे अपने पूरे मुल्क के अंदर, मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ कहूँगा, शायद ही चंद लोगों को, गिनती मतलब हाथ के ऊपर भी नहीं गिने जा सकते, उन लोगों को पता हो जो मैं आपको बताने लगा हूँ। जी जी। वो ये था कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मास्टर तारा सिंह, जो एक बेलगाम इंसान था, जी। उसको ऑफर की, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा बैठा के। अच्छा। उन्होंने कहा कि देखो हम आपको ये देते हैं। वो क्या था? जमुना से लेके रावी तक का इलाका एक्सक्लूसिवली आपके कंट्रोल में होगा। ठीक है। पंजाब पूरे के अंदर आपको 33% सीट्स मिलेंगी लेजिस्लेचर असेंबली के अंदर। ठीक। आपको पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस में 40% रिप्रेजेंटेशन होगी। सही। जवान लेवल के ऊपर, कमांड लेवल के ऊपर, ऑफिसर लेवल के ऊपर। ठीक। पूरे पंजाब जो कंबाइंड होगा उसका या चीफ मिनिस्टर सिख होगा या गवर्नर सिख होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी आपकी यही रिप्रेजेंटेशन होगी। सही। और कोई कानून पाकिस्तान में सिखों के मतलब ऐसा पास नहीं किया जाएगा जिसमें सिखों की मेजॉरिटी कहे कि ये हम नहीं मानते, जब तक कि वो इशू सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर एमिकेबली सेटल ना हो जाए। बिल्कुल ठीक। उसने कहा ओ हमें नहीं चाहिए जी, हम हिंदुओं के साथ हैं। पढ़े लिखे लोगों की बात कम लोगों हम हिंदुओं के साथ, वो कहते हैं ना बंदे दी मत मारी गई थी। अब एक और चीज़ देखिए जो मैंने पढ़ी थी, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बहुत मुअज़्ज़ज़, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए, डॉक्टर तमीमी, उन्होंने सिख मुस्लिम रिलेशनशिप के ऊपर बड़ी तहकीक की। तो आई वाज स्टन्ड टू रीड हिज बुक जो थी। इसमें उसी ज़माने के अंदर जो स्टैफर्ड क्रिप्स थे, जो ये इसके कैबिनेट मिशन के मेंबर थे अंग्रेज़, उन्होंने मास्टर तारा सिंह को खुफिया तौर पर बुलाया। अच्छा। उन्हें कहा कि सरदार जी इस तरह करो, हम आपको जमुना से चिनाब तक का इलाका देते हैं, बस सिर्फ तुम ये लिख दो और अपनी कौम को समझाओ कि 10 साल अगले हमें मंजूर है कि सिख जो है ना यहाँ पर पंजाब में रहे। सही। कहने लगे इसका रिजल्ट ये होगा कि पाकिस्तान बन जाएगा। कहते वो तो बनना है, तुम्हें नहीं मिलना है इसलिए कि तुम लोगों का जो कॉन्फ होती थी उसके अंदर तुम लोगों का स्टैंड नहीं है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। तो जब आप इस चीज़ के ऊपर एग्री करेंगे और मुल्क बन जाएगा, पाकिस्तान भी और इंडिया भी, इंडिया वाले कहेंगे हमारे साथ आओ, आपसे डरेंगे कि पाकिस्तान के पास ना चले जाएं। पाकिस्तान वालों को होगा आप इंडिया के साथ ना चले जाएं, और हम और अमेरिका मिलकर आपके इस पंजाब के अंदर बेपनाह इन्वेस्टमेंट करेंगे। मास्टर तारा सिंह का और नहीं जी असी हिंदुओं के नाल हैं क्योंकि वो साढ़े भाई ने। 2 दफ़ा बुलाया। सही। तीसरी दफ़ा गालिबन कहते हैं कि किसी ने समझाया कि मास्टर साहब ये मतलब बात तो सही है। तीसरी दफ़ा वो मिलने गए तो मिस्टर स्टैफर्ड क्रिप्स ने कहा अपने आदमी को उसको कहो कि यू आर एन इडियट, आई डोंट वांट टू सी यू। तो वो बाहर से फारिग कर दिया। अब डॉक्टर साहबा देखिए यहाँ पर आता है ना कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दानिश दूर अंदेशी क्या थी। जब ये पार्टीशन हो जाती है तो 19 लाख बंदा डॉक्यूमेंटेड है जो इसके अंदर कत्ल हुआ। 19 लाख 19 लाख 1 लाख से ज़्यादा मुसलमान औरतें अगवा हुई। और ये वो चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि इससे बहुत ज़्यादा होगा। उनकी तरफ से भी हुआ है, हमारी तरफ से भी हुआ है। सही बात। और कश्मीर का मसला हुआ, वो तो सिर्फ पंजाब के जरिए रास्ता जाता था, ना ये कत्लो गारत होती, ना ये कश्मीर का मसला होता, ना कोई किसी किस्म का होता। लेकिन उस वक़्त मास्टर तारा सिंह जो थे वो हवाओं में उड़ रहे थे। अब हुआ क्या, अब ये यहाँ पर आके सुनने वाली बात है। जब ये पार्टीशन हो गई और लोगों के काफ़िले जा रहे हैं ईस्ट पंजाब, जिस तरह हम लोग जलंधर से आए लाहौर में जी, तो
वहाँ पर जो ये थे, अब सिखों को उनको वहाँ उधर जो था वो आबाद करना था। सही। तो हिस्ट्री ये बताती है कि गवर्नर पंजाब जो थे त्रिवेदी, उन्होंने नेचुरली वो फेडरल गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर तो वो नहीं कर सकते। उन्होंने एक कॉन्फिडेंशियल लेटर लिखा टू ऑल डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ पंजाब, इंडियन पंजाब। अच्छा। वो ये था कि ये जो सिख आ रहे हैं उस साइड से, ये बड़े गंदे और गलीज लोग हैं, ये बुनियादी तौर पर डाकू फैमिलीज हैं और लोगों की माओ बहनों की इज्जत के ऊपर हाथ डालते हैं। सही। इसलिए आप लोग इनको एक जगह पूरी तरह आबाद ना करें, बल्कि इनको बखेर बखेर के करें, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। उनमें 2 सिख डिप्टी कमिश्नर थे, एक था सरदार कपूर सिंह, दूसरा सरदार तरलोक सिंह। वो सरदार कपूर सिंह ने गवर्नर को लिखा, उसको कहा कि ये तुमने क्या खत लिख दिया है हमें, मतलब हमने सिखों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, व्हाट इज दिस। अब पता चला ना हमारे साथ वो रात को 2 बजे उठाकर बाहर फेंक दिया गया, विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिसमिस करके निकाल दिया। ये बंदा बाद में इंडियन पार्लियामेंट का मेंबर बना कुछ सालों के बाद। अच्छा। सरदार कपूर सिंह। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब एक और खूबसूरत बात होती है कि जिस जमाने में ये कत्लो गारत हो रही थी, तो उस जमाने में इंडिया के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन जी, उन्होंने पटेल से पूछा, पटेल वाज वजीर दाखिला एज वेल एज वजीर आजम, नायब वजीर आजम। उन्होंने कहा कि अब आप ये सारा कुछ तो पार्टीशन हो गई है, लोग आ जा रहे हैं, तो सिखों के बारे में आपने क्या सोचा कि इनका क्या करना है। सही। उसने कहा सिखों ने अपने पाँव के ऊपर खुद को लाड़ा मार लिया, हमने क्या करना, अब वो बात खत्म हो गई। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कितनी बड़ी ऑफर करा रहे थे, कितनी ऑफर थी, कितनी ऑफर, लेवल की ऑफर थी, स्टैंडर्ड की ऑफर थी। पढ़ा लिखा कोई बंदा होता तो उसी वक्त ओके कर देता, जो बनता था उससे डबल ट्रिपल ऑफर थी, ट्रिपल ऑफर थी। बिल्कुल सही। आगे देखें उनके ये उसने कहा ये बात खत्म हो गई है, खत्म हो गई है। सिखों का एक लीडर था उस जमाने में, सरदार हुकम सिंह, जी, बड़ा जिक्र है तारीख में, इंडियन पार्लियामेंट का मेंबर था। उसने शोर मचाया इंडियन लोकसभा के अंदर कि ये सिखों के साथ क्या हो रहा है, ये है, हमने इतनी कुर्बानियां दी, फलां हुआ। जी जी। दूसरे दिन सरदार हुकम सिंह को उन्होंने डिप्टी स्पीकर लोकसभा का बना दिया, चुप कर गए। उसके बाद स्पीकर बना दिया, ख़त्म हो गए। मास्टर तारा सिंह बहुत कोशिश करके जाके नेहरू को मिले और कहा जी कि देखो मैंने तो आपके लिए सब कुछ किया था, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया उन्हें कि सरदार साहब हालात बदल चुके हैं, बदले हुए हालात के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करें। ये थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने उस वक्त वो ऑफर्स थी जिसका इंसान तस्वर नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। जिसको ना मानने के ऊपर पार्टीशन के ऊपर कत्लो गारत हुआ, तबाही और बर्बादी हुई और वो खुद भी जलीलो रसवा हुए जिन्होंने किया हाथ कुछ नहीं आया। यहाँ तक हुआ है कि आज आपको तो पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध और 1-2 और, ये सारे हिंदू हैं। बिल्कुल सही। सिख चीखते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। बिल्कुल सही। मैंने इसके ऊपर पढ़ा है, इनका सिखों का जो मजहब है। बिल्कुल ठीक है। आप ये समझें कि यानी जहाँ तक खुदा की जात का तस्वर है ना, हमारे और सिखों में कोई फर्क नहीं, 101% वही है जो हम कहते हैं, वो भी वही कहते हैं। आगे जाके है खुदा को मानते हैं, एक खुदा को मानते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं। बिल्कुल सही। अब आ जाए, अकीदा बड़ा मजबूत है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है जी कि कायद-ए-आज़म की जो शख्सियत थी क्या, वो चाहते क्या थे, उन्हें जो हमें दिया, उनके क्या ख्वाब थे कि इस मुल्क को किस तरह बनाया जाए, ये है बुनियादी सवाल। किस कदर मुश्किल पहलू होगा कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी का कि जिस वक्त में वो इतने डिटर्मिनेशन से लड़ाई कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, लोगों के लिए एक अलग मुल्क का तस्वुर ही नहीं बल्कि अलग खित्ता हासिल कर रहे थे और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। और फिर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान अल्लाह के राज़ों में से एक राज है, उनकी मदद जो है वो ख़ास की गई। इसको इस सवाल से जो रिलेट करते हुए ज़रूर अब ये देखें ना कि
रहे तो वो थोड़ा अरसा जिंदा, लेकिन अगर उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री को देखा जाए, उनके इक़दामात को देखा जाए तो बात चीज़ें बिल्कुल ओपन होकर सामने आ जाती हैं। वो एक शख्स खुली किताब जैसा था। एक तो ये दुनिया ने पढ़ा समझा नहीं। बिल्कुल, एक तो ये है कायदे आज़म वाज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी। ट्रू। किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं। ट्रू। वो अपने एज लॉयर जब प्लीड करते थे कोई कंप्रोमाइज नहीं, नो कंप्रोमाइज, धोखा नहीं देते थे। बिल्कुल सही। जो बात सही थी उसको करते थे और बहुत मेहनत करके करते थे। ही वॉज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी, इम्पेकेबल इंटेग्रिटी जिसको कहते हैं। डिपेंडेबल थे। मैंने आपसे पहले कहा था ना कि अगर बंदा जंगल में बैठा है, अगर वो डिपेंडेबल हो तो लोग जंगल के अंदर से पगडंडी बना के उसके पास पहुंच जाते हैं। ही वॉज अ डिपेंडेबल मैन। सही बात। और यही चीज थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया उनके गिर्द हो गई। यही होता है लीडर की पर्सनैलिटी। जहां तक रियासत का ताल्लुक है, उनके जो इकदामात हैं उस वक्त वो तो साफ नजर आते हैं कि व्हाट ही वांटेड पाकिस्तान टू बी इज एक लिबरल, डेमोक्रेटिक, फॉरवर्ड लुकिंग, ओपन, ट्रांसपेरेंट किस्म का मुल्क हो। बिल्कुल, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। ऐसा मुल्क जो अंदर से भी मजबूत हो, अपने इर्द गिर्द के मुल्कों के साथ भी तल्लुकात सही हों और लोगों के लिए मिसाल बने, लोगों के लिए अजाब न बने। गुलामी उनसे पूछिए जो आज गुलामी झेल रहे हैं। ठीक है ना, अदा करना चाहिए। ये वो चाहते थे। हाँ। क्योंकि आपने देखा कि उन्होंने जो पहली कैबिनेट बनाई, आज वते बड़ा अजीब सा लगता है, मतलब हो सकता है मैं भी बात चीज़ों से एग्री ना करूं। उसके अंदर जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो सर ज़फ़रुल्लाह थे। सही सही। जो लॉ मिनिस्टर थे वो मिस्टर मंडल थे जी। और इसी तरीके से सारा ईस्ट पाकिस्तान और इधर वाले सूबे जो उनकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन थी। बिल्कुल ठीक। और उन्होंने जब पढ़ता है इंसान तो इंसान की आंखों से चीखें निकल जाती हैं कि किस तरह से लोगों ने बैठ के मतलब किस किस तरह इस मुल्क की बुनियाद रखी है और किस तरह लोगों ने बैठ के मुख्तलिफ चीज़ों को, उनके पास कुछ भी नहीं था, झोंपड़ियाँ थी, वहाँ से कर करके उन लोगों ने इसको बनाया। तो ये था कायदे आज़म का ख्वाब। अब हमने, आप कहेंगे कि कायदे आज़म कितनी जल्दी भांप जाते थे पर्सनैलिटी को। वो कोई माहिर नफ्सियात नहीं थे, लेकिन वो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह उनकी थॉट्स और उनका माइंड दूसरे की साइकोलॉजी पढ़ने में कमांड रखता था, आज तक ज़िंदगी में शायद ही कोई ऐसा लीडर गुजरा हो जिसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कमांड हो कि दूसरे बंदे के बोलने से पहले उन्हें समझ होती थी कि इसने किस लेवल की बात करनी है। बिल्कुल बात। उन्हें लोगों के लेवल्स का अंदाजा था, बात करने का अंदाजा था। और दूसरी बात कि उन्होंने भांप लिया था कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग कौम है, ये कभी एक नहीं हो सकते, इनके नजरियात एक नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदू ने धोखा देना जो है वो अपना शुआर समझ लिया था और वो ऐसा करते थे। उन्होंने सिखों के साथ भी ऐसा ही किया, इसलिए मुसलमानों को बचाया तो सिर्फ कायदे मिल्लत मोहम्मद अली जिन्ना ने। मैं उसमें ऑथेंटिक बात है ये आपने जो भी बड़ी खूबसूरत बात कही है। अब चूंकि आप मैंने अर्ज किया ना पहले कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बड़े, उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मुसलमान और हिंदू एक रहें और एक होकर चले। हाँ। उनको तो सिर्फ ये था कि इन मुसलमानों की मेजॉरिटी इलाकों के अंदर 100% ऑटोनॉमी दे रिमेन पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पार्ट, लेकिन ये अपने हालात के मुताबिक उसको कर सके। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब उन्हें दीवार के साथ धकेल दिया गया तो उसके बाद फिर उन्होंने वो 1940 के अंदर 2 नेशन थ्योरी दी। अब उसकी बुनियाद है उनका जो कहना है, उनका जो फलसफा है बड़ा लॉजिकल है। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान तहजीब अलहदा है, कल्चर अलहदा है, सोशल सेटअप अलहदा है, ये तो एक दूसरे के साथ खाना नहीं खाते और ना खाने वाली बात तारीख साबित करती है। मसलन मैं आपको अर्ज करूं, एक जगह मैंने पढ़ा था, यू विल बी सरप्राइज टू नो डॉक्टर साहबा, एक मुख्तलिफ किस्म के सियाह हिंदुस्तान में आते थे क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत अमीर मुल्क था पुराने ज़मानों में, यानी सोने की चिड़िया थी। इसीलिए तो नॉर्थ से हमलावरों की अगर लिस्ट देखें तो ये साकाज, हुंज, मंगोल, टर्क, ईरानियन, अरब, ग्रीक्स, पता नहीं कौन कौन आया है। सही बात। तो एक रशियन ट्रैवलर आया
1470 में 1470, अच्छा, वो ये जो आज के इलाके ना जिसको गुजरात कहते हैं, जहाँ से नरेंद्र मोदी है, गुजरात, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, इन इलाकों के अंदर वो घूमा सारा काफ़ी साल। अच्छा, उसने एक किताब लिखी, उसने कहा कि इंडिया के अंदर एक बहुत अजीबोगरीब किस्म का सिलसिला मैंने देखा है कि हिंदू जो हैं वो मुसलमानों खाना खाने तो एक वाली बात है कि खाना बैठ के साथ खाएं, ठीक, मुसलमान अगर हिंदुओं के खाने की तरफ देख लें तो वो हिंदू खाना नहीं खाते, उस बर्तन को उल्टा देते हैं। इस कदर हिंदुओं के दिलों के अंदर ये सारा कुछ है। और ऐसा साबित भी हुआ ना, तारीख बताती है। जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा ना कि भाई शादी नहीं हो सकती, खाना नहीं खा सकते, कल्चर अलहदा, सोशल सेटअप अलहदा, सिविलाइजेशन अलहदा, तो बात तो तारीखी तौर पे सही थी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। उनकी अजमत तो ये थी कि इन चीज़ों के बावजूद वो नहीं चाहते थे कि सब कॉन्टिनेंट टूटे। वो कहते थे कि सब कॉन्टिनेंट एक रहे, कोई बीच का रास्ता निकला, सब जो लोग हैं उनको अपनी अपनी जगह पर इज्जत का मुकाम हो, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो, रूल ऑफ लॉ हो। सर, आप ये भी तो देखें कि इन सब में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भी तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही थे, जो तारीख दान, कानून दान थे, उनमें कानून की समझ थी, ऑथेंटिक बात करते थे और सॉलिड बात करते थे, तभी तो आगे से उनके पास कोई जवाब नहीं होता था देने के लिए। नहीं होता था बिल्कुल। लेकिन चूंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट जब अनकंट्रोलेबल हो गए तो उस सूरत के अंदर फिर बात तो उनकी सही थी कि भाई ये कौमें तो दो अलहदा है। बिल्कुल सही। और फिर वही पार्टीशन हुई, जैसा देखा आपने कि कत्ल व गारत हुआ, तबाही व बर्बाद, और आज तक हो रहा। आज तक हो रहा। ये बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान का खित्ता जो है वो दुश्मन को बर्दाश्त नहीं है। आज भी वो साजिशें जो हैं वो जारी और सारी हैं, लेकिन अल्लाह जो है वो हमेशा कायम और दायम और रहती दुनिया तक, जब तक दुनिया में आखिरी सूरज कायम है तब तक पाकिस्तान का नाम तबिंदा और शाद हमेशा इंशाअल्लाह ताला जो है वो रहेगा। सब आपने देखा होगा इस जिंदगी में तो माशाल्लाह यू आर सो वेल एजुकेटेड, किसी इंसान के अंदर इंटेग्रिटी के साथ साथ जो एक बहुत डिस्टिंक्टिव चीज़ की दूसरे को अपील करती है जी, वो ये होती है कि बंदा मुनाफिक ना हो। वाह। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ना, जो अंदर थे वो बाहर थे, जो थे साफ थे। बिल्कुल सही। मुझे याद है मैंने किसी जगह पढ़ा था, मैं ज़ियारत गया हुआ भी हूँ 2 दफ़ा, अच्छा, कि जिस वक्त वो वहाँ पर थे तो ही वॉज ड्रिंकिंग। मोहतरम फातिमा जिन्ना ने उनको कहा कि भाई बलूचिस्तान के जो सरदार हैं उनका वफद आपको मिलने आ रहा है, वो क्या कहेगा कि मुल्क का सरबराह जो है वो ये चीज़ कर रहा है। उसने कहा वेल ये मेरे अंदर खराबी है, कमी है, मैं करता हूँ, मैं अगर करता हूँ तो एवरीबॉडी शुड नो इट। मैं किसी अपनी खामी को छुपाया नहीं, मुनाफिक नहीं। ये एक मैं कहता हूँ आज की सियासत को देखें, आज की तजारत को देखें, आज की ब्यूरोक्रेसी को देखें, या उनके अंदर जो ये खामियां थी उस चीज़ों का जो है वो बड़ा इंसान करते हैं, परेशान हो जाता है कि कहाँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ात, कहाँ लियाकत अली ख़ान जैसी पर्सनैलिटी जिन्होंने नवाब होने के बावजूद एक ढीले की चीज़ पाकिस्तान से नहीं ली। और आज अगर आप देखते हैं तो मैं वेरी सॉरी टू यूज़ द वर्ड, मशरक़ से मगरब, नॉर्थ से शुमाल तक मुझे तो अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। हमने कायदे आज़म का जो पाकिस्तान था, हमने मेरा ख्याल है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 70-72 ईयर्स हमने उसका हुलिया बिगाड़ा तो है। और देखो ना, क्योंकि ही वॉज अ ग्रेट, मतलब एक पढ़े लिखे टॉवरिंग पर्सनैलिटी के इंटेलेक्चुअल थे। मेरे नज़दीक तो जैसा मैंने कहा ना कि वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम चाहते थे, लेकिन ऑब्वियसली उस ट्रांसपेरेंट सिस्टम में और क्या चाहते होंगे, वो चाहते होंगे कि ये मुल्क सबके लिए बना है, सही बात है, और सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, ये एक बुनियादी फलसफा। बिल्कुल ठीक। ऑब्वियसली जो बंदा अपने काम काज के अंदर 0.001% भी ऊंची नीची नहीं चाहेगा, वो कहेगा कि इस मुल्क के अंदर मेरिट जो है वो दैट शुड बी द रूलिंग थिंग। ऊपर से लेकर नीचे तक हर लाइन, हर डायमेंशन के अंदर मेरिट हो, बिल्कुल।
वो चाहेंगे कि यहाँ की इकोनॉमी प्रॉस्पर करे, को अमन चैन हो, स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल बिल्कुल, स्टेबिलिटी हो, सक्सेशन का सिस्टम हो। बिल्कुल। और ये उसी सूरत में दूसरों के लिए मॉडल बन सकता है जब आप पैरों के ऊपर खड़े हों। Yes. अगर आप पैरों के ऊपर नहीं खड़े तो मॉडल दूसरों के लिए क्या बनेंगे? सही अगर बात है। आपने आपको खा खा के आपने अपने जिस्म को बर्बाद कर लिया है, उसके बाद आपको किडनी की भी प्रॉब्लम होनी है, लिवर भी होनी है और 3600 प्रॉब्लम होनी है, आप दूसरों के लिए सेहतमंद कैसे बन सकेंगे? बिल्कुल ठीक। ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें जो थी वो ऑब्वियसली वुड हैव, वो तो अगर वो जिंदा रहते तो वो सब कुछ इसी काम के लिए करते। सही बात। वो तालीम का बोलबाला करते। डॉक्टर साहब आप पढ़े लिखे हैं आप सब लोग। पाकिस्तान, हम लोग तालीम के मैदान में बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे, बहुत ज़्यादा बहुत पीछे, पीछे। बहुत ज़्यादा से बहुत ज़्यादा पीछे। सही कह रहे हैं। इतने तालीमी याफ्ता लोग होने के बावजूद भी हम तीन सिर्फ 2% सिस्टम है, मदरसा सिस्टम है, अजीब सा सिस्टम है कि बंदे को बैठ के कलाम पाक का घोटा लगवा के हाफिज बना के उसको सीधा जन्नत में भेज दिया जाता है। उसको उर्दू कुछ भी और नहीं पढ़ना आता है। सर मुझे बहुत ज्यादा सच बोलने की इजाजत नहीं है, मैं इनसे मिन्नतें करती हूँ, मुझे सच बोलने दिया करें। और आपने उर्दू मीडियम देखे हैं, हाँ। मैं तो बहुत क्लोजली देखे हैं। हाँ। घोटा 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 और चंद टब्बर, चंद फैमिलीज, चंद बिजनेस कंसर्न ओए, पैसा बना रहे हैं। आप जैसे पीएचडी आदमी से नोट्स तैयार करवा लिए, आगे बच्चे ने पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान के अंदर घोटे लगवा लिए। सही कह रहे, सही कह रहे। आगे इंग्लिश मीडियम स्कूल आ गए, अच्छे हैं, बात बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्ट जो है वो तो शुरू दिन से ये कहा जाता है कि आप दुनिया के अंदर एक अलहदा कौम है, अलहदा आप आए इस दुनिया के अंदर, आप पैदा ही इसमें इस मुल्क के अंदर रूल करने के लिए हुए हैं, हर लाइन के अंदर। तो ये सिस्टम जो है ना, ये तो नहीं चलता। मुसलमानों की तारीख जो है वो बहुत आला है, बहुत आला है, अजमत वाली है। सही बात है। एक ज़माना था, लोगों ने पाकिस्तान बनाया। मैं थोड़ा सा आपको अर्ज करूं, थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है। जी, जी। एक वो ज़माना था जिसमें मैंने ट्रांसपेरेंट वाला कहा था ना कि कायदे आज़म क्या चाहते थे। तरक्की और कामरानी उस वक्त होती है जब आपके अंदर बर्दाश्त का सिस्टम जो है वो बर्दाश्त का हो। सही कह रहे हैं, सिस्टम बर्दाश्त। आप एबेसाइड का ज़माना ले लें, इब्न सीना एक मशहूर मतलब मुसलमान स्कॉलर थे। बिल्कुल सही। डू यू नो, उनकी लिखी हुई जो किताब थी मेडिसिन के ऊपर, जो 16 साल की उम्र में उन्होंने ही बिकेम टॉप नॉच इन द सेंट्रल एशिया। 800 साल तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में कोर्स का हिस्सा रही है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अल बैरूनी उन्हीं का कंटेम्प्रेरी, लिविंग इन मर्व, सेंट्रल एशिया। ये आपका जो अब आप जाते हैं इस्लामाबाद तो रास्ते में आता है ये जो जिसको क्या कहते हैं, ये पहाड़ी सिलसिला जो है सारे का सारा रास्ते वाला जी। कान, जो नमक की कान और ये वो सारे एरिया, पोठोहार जिसको कहते हैं। हाँ। अल बैरूनी पोठोहार में 11 साल रहे। उस वक्त ना तो व्हाट्सएप था, ना फेसबुक थी, ना जहाज थे, ना कुछ भी था। उन्होंने वहां बैठकर जमीन का सरकमफ्रेंस नापा, जो कि आज 24,901 है माइल। सही। वो जब नापा, किस तरह बैठ के नापा, वो 0.0009% सिर्फ कमी है, बाकी 100% सही है। ठीक, ठीक। मुसलमानों में ही एक बड़े मशहूर मैथमेटिशियन थे, टॉवरिंग पर्सनैलिटी, ख्वारज़मी। ये ख्वारज़म शाही सल्तनत, उस समय ये मर्व वाले इलाके के रहने वाले, उनका नाम मुझे भूल गया है। उनकी किताब भी उसी तरह 800 साल की रही है यूरोप की ज़माने में। वो मैथमेटिक्स के मूजिब थे। यूरोपियन स्कॉलर्स लिखते हैं कि ख्वारज़मी ना होता तो बुनियाद ना पड़ती। सही बात है। ये जिस जगह आप बैठी हुई हैं, जिस पाकिस्तान के अंदर, मैं एक दफ़ा मस्कत जा रहा था, मेरा बेटा वहाँ पर है, एक खातून बैठी थी अपने बच्चे के साथ। मैंने कहा बेटा तुम कहाँ जा रही हो? कहती जी मैं मस्कत से आगे सलाला जाऊँगी। मैंने कहा कहाँ से आई हो? कहती जी मैं मर्दान की रहने वाली हूँ। मैंने कहा चलो यार तुम्हारे से एक पूछते हैं, तुम बताओ मर्दान जो है इसकी अहमियत क्या है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर? सही, सही। वो मेरी तरफ देखी थी कि अंकल आपने क्या कहा? वो पाकिस्तान का तो हो सकता है वर्ल्ड। मैंने कहा मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का कह रहा हूँ, पाकिस्तान का क्या? पाकिस्तान में तो पता है कि वहाँ पर ज़मीन अच्छी है, फला चीज़ें काश्त होती है। कह रहे नहीं और टू कट इट शॉर्ट। मैंने उसको कहा बेटा आपको ये पता है कि
बड़ी दुनिया मतलब अब कहते हैं जी हिंदुओं का भी, हमने जीरो का कॉन्सेप्ट जो है ना वो शुरू किया। सही बात है, यही सही है ना? हाँ, सही है। मैंने कहा जीरो का कॉन्सेप्ट पता कहाँ हुआ था? हाँ। वो तो मर्दान से 5 मील दूर गांव है जहां पर हुआ था। सही। 2004 से लेके 2083 तक वो जो कार्बन क्या करते हैं, जो डिश करते हैं, वो पता चला है कि जीरो का कॉन्सेप्ट जो है वो मर्दान में हुआ था। वहां से शुरू हुआ। ये वो एरिया है जिससे पाकिस्तान बनाया, जो कायदे अपनी आजम ने। तारीख में वो चीजें बता नहीं पाते। एक में और आपको बात बताऊं स्टनिंग, वो ये है, हम तो एक्चुअली हमारी बदकिस्मती है ये कि है हमारे कायद का पाकिस्तान, कायदे आजम ने तो हमें ये पाकिस्तान बड़े खूबसूरत अंदाज से क्या दिया। बात है, क्या मैं कहता वो हूँ, तो उस वक्त अगर वो कुछ जिंदगी उन्हें मोहलत देती ना, तो शायद पाकिस्तान का आज नक्शा तब्दील। मैं कहता हूँ कि अगर हमें सही हिस्ट्री पढ़ाई जाए, सही बात, हमें सही चीजें बताई जाए, तो दिस अ प्लेस टू टेक प्राइड ऑफ। मसलन हिंदुस्तान वाले पूरी दुनिया के ऊपर इनका जो होता है ना इश्तहार लगाते हैं कि हमारा चांकिया, हमारा वो जो अपने जगहों को प्रमोट करते हैं, जिसने पूरी दुनिया के अंदर मतलब है कि ही इज द मैन हु वाज द फाउंडर ऑफ स्टेट्सक्राफ्ट, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी करते हो। बिल्कुल। आपको पता है वो कहाँ का रहने वाला था? मरगला का जो है ना पहाड़ियाँ, ये हम मरगला में पैदा हुआ, यही रहने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य का जमाना है, सिकंदर के उस वक्त 40 साल का था, उसी जमाने में सिकंदर ने हमला किया था। सही। दे आर द पीपल, यही पाकिस्तान था जो कायदे आजम ने बनाया था। ये लोग कायदे आजम जिंदा रहते या कायदे आजम के हम जानशीन, हमें कोई शऊर होता, अक्ल होती, हमारे अंदर फहमो फरासत होती, दानिश होती, हम इसको लेके ऐसी जगह, ऐसी बुलंदियों तक चले जाते जिसका तसव्वुर कोई नहीं। सही बात। ये बेटा आज भी हो सकता है। सही बात। मैं पता नहीं आपके पास कितना टाइम है, मैं बिल्कुल सर, आप बात कर सकते हैं जी। मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। ये जवान भी खड़े हुए हैं जी। हमेशा कहते हैं जी कि पाकिस्तान का बड़ा पोटेंशियल है जनाब, इसके बड़े एसेट्स हैं, इसका जनाब वो ग्वादर मिल गया, इसको फलां मिल गया। मैं आपको बताऊं पाकिस्तान का असल पोटेंशियल क्या है जी। पाकिस्तान का असल पोटेंशियल पाकिस्तान का जवान है। वाह, मैं कायदे आजम फरमा गए हैं। वाह, मैं आपको उसको बैकग्राउंड बताता हूँ। आप इसकी मैं बैकग्राउंड बताता हूँ क्यों मैं कह रहा हूँ। जी जरूर। आप अगर अपने सामने आंखों के सामने लाइए एशिया का नक्शा, सेंट्रल एशिया जी, रूस और ये जितनी 6 अब जो है ना ये सारी सेंट्रल एशिया की रियासतें, बिल्कुल ठीक। ये जो है किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, एक जो नीचे वाली तो मैं हमेशा भूल जाता हूँ, ये जो नीचे वाली बहरहाल ये 6 जो रियासतें हैं ना, ये 6 इंडिपेंडेंट जो मुल्क हैं, इसके ऊपर है रूस। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि साकाज आए, मंगोल आए, हुन आए, टर्क आए, ग्रीक आए, ईरानियंस आए, अरब्स आए, वो कहाँ आते थे? 5 दर्रे हैं जिनके जरिए आते थे। सही। खैबर, कुर्रम, टूची, गोमल, बोलान, सही। 5 शहर थे। पेशावर, कोहाट, डेरा इस्माइल खान, कोयटा। सही सही। ठीक है ना जी? सही। वो यहीं पर तो आते थे जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं। उस जमाने में कोई हवाई जहाज तो थी नहीं कि वहां पर उड़ के जाके बम्बई या दिल्ली और जगह पहुंच जाए। वो इन जगहों पर आकर 100 साल, 80 100 साल रहते थे। मौका मिलता था तो फिर वो आगे दिल्ली की तरफ जाते थे। अब आप सोचिए इस सारे अरसे के अंदर 10-15 हजार सालों के अंदर इस खित्ते के अंदर कितनी इंटरमिक्सचर हुई है। आपने कभी गौर किया है? जी। अब तो खत्म हो गया है कि ये कोई मेरा ख्याल 15-30 साल पहले ये जो जिसको आप ओडनिया कहते हैं, ये 5वीं 6वीं मंजिल के ऊपर लेके ईंटें चढ़ती थी। Why? They are genetically strong. Yes. आपका मजदूर, आपका किसान जब काम करता है वो 120 से 122 से 122 के टेम्परेचर में काम करता है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनैलिटी से आज उनका दिन है, वो डे मना रहे हैं हम जिस दिन हमें पता नहीं था कि आज के दिन जो पैदा होने वाली शख्सियत है उन्होंने हमें ये आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान देना है। मुझे ये बताइएगा क्योंकि वक्त हमारे पास जब ये बिल्कुल आखिरी लम्हात है तो मैं चाहूँगी कि आपका कोई मैसेज
जो हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनालिटी से रिलेट करते हुए आज के उस जवान को दें जिसकी आप बात कर रहे हैं, आज के उस स्टूडेंट को दें जिसकी आप बात कर रहे हैं और जिसकी बात जो है वो हमेशा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना करते रहे। आज हमें क्या सीखना है? बेटा, हमें अपने लोगों को ये बताना है, हम एक्चुअली सुबह से लेके शाम तक बक बक सुनते हैं, नेगेटिविटी सुनते हैं, तबाही और बर्बादी सुनते हैं। हमें अपने देखिए काम करने वाले क्या है, ऐसा सिस्टम लाइए जिसके अंदर एक इंसान जो है वो कोई भी हो वो आगे बढ़ सके। हाँ, उसको बताइए कि आपके अंदर क्या छुपे हुए खजाने हैं, आपको अल्लाह ने ये कितनी बड़ी नेमत दी है, ये नौजवान को बताने की ज़रूरत है। बिल्कुल। जिनके पास ये नेमत नहीं है वो सीरिया बन गए, इराक बन गए, लिबिया बन गए, अफगानिस्तान बन गए और पता नहीं क्या क्या बन गए। सही कह रहे हैं, सही। या अफ्रीका से गुलाम बन के अमेरिका चले गए या फलां जगह से फलां। ये कायदे आज़म की शख्सियत को इन पहलुओं से बताने की जरूरत है। ये नहीं कि फलां दिन पैदा हुए इधर चले गए, वो तो सारे ही पैदा होते हैं, सारे ही चले जाते हैं और अल्टीमेटली मिट्टी में चले जाते हैं। सही बात है, सबने बताने की जरूरत ये है कि वो पता नहीं क्या थे। ये लोग होते हैं, ये सदियों में पैदा होते हैं, वो शख्स और कमाल जैसा। इनको जब आप एनालाइज करते हैं तो देखना चाहिए कि इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो मतलब किस हद तक है कि वो कहाँ से कहाँ और हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप तशरीफ़ लाए। आपका जितना तजुर्बा है और आप जितने तारीख़ को, पूरी दुनिया की तारीख़ को चुके हैं, समझ चुके हैं, मैं समझती हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़े प्लेजर की बात है कि आज ये शो मैंने आपके साथ किया। इस 1 घंटे का मुझे आज बिल्कुल पता नहीं चला और अभी बहुत सारी बातें बाकी थी, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, फिर किसी दिन हम सर को ज़रूर दावत देंगे ताकि हम पूरे वर्ल्ड पे और तारीख़ पे जो है वो इनसे बात कर सकें। ये हमारी ज़िंदगियों का वो सरमाया है, हमारे बुज़ुर्ग जो हमारे पास हमारा असासा है जिसे हमने खो दिया है। हम ना तो आज के जवान को मौका देते हैं कि वो आगे आकर बढ़कर अपनी ज़िंदगियों को बना सके और ना अपने बुज़ुर्गों का वो एहतराम करते हैं कि जिसका हुक्म हमें हमारे इस्लाम ने भी दिया और पाकिस्तान ने भी दिया। और जब तक जिस मुल्क में बुज़ुर्गों की इज़्ज़त और छोटों को जो है वो इज़्ज़त नहीं दी जाएगी, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सांस ले रहे हैं। मैं 3 सवाल छोड़े जा रही हूँ आपके लिए, आप सब के लिए और हम सब के लिए सवाल है, क्या ये कायदे आज़म का पाकिस्तान है? क्या ये कायदे आज़म का वही पाकिस्तान है जिसमें वो ये फरमा गए थे कि यहाँ जो मेरे जवान हैं, जो मेरे तालिब इल्म है, वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं? आज का तालिब इल्म जो है, क्या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनैलिटी को अडॉप्ट कर पाने में कामयाब हुआ है? ये 3 सवाल आपकी नज़र करती जा रही हूँ, इसका जवाब मुझे सोशल मीडिया पर ज़रूर दीजिएगा या इस प्रोग्राम में ज़रूर दीजिएगा। अब सिर्फ इतना ही कहूँगी कि पाकिस्तान अल्लाह के राज़ों में एक राज है। इसे हासिल करने के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़ी मेहनत की, हमारे आबा और अजदाद ने बड़ी मेहनतें की, अपने खून बहा कर जो है वो इस धरती को हमें अता किया है। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसे कैसे चलाते हैं। मैं फ़ील करती हूँ और प्राउड फ़ील करती हूँ एज आ पाकिस्तानी, और समझती हूँ कि अगर मैं बहैसियत एक माहिर नफ्सियात पाकिस्तान में रह के काम कर सकती हूँ, मुझे बाहर से भी ऑफ़र्स हैं, तो आप भी पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की किस्मत को बदलने की कोशिश कीजिए, ना कि यहाँ से भागने की कोशिश करें, क्योंकि पाकिस्तान को पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म पाइंदाबाद। और इसी नारे के साथ इंशाअल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी आपसे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।